बच्चों, तो पिछले क्लास में हम लोग मोल कैलकुलेशन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आपको हम बताए थे पिछले क्लास में कि नंबर से मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके लिए फार्मूला आया था। हम आपको एक मोल का वैल्यू बताए थे कि 1 मोल किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये वो एवोगाड्रोज नंबर होता है। एवोगाड्रोज नंबर जो होता है उसको Na से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि मास से मोल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये समझना है कि मास से मोल को कैसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए एक हम लोग जो है मास के लिए एक टर्म को डिफाइन कर रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट जो है इसको एएमयू या यू से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे बात किया जाए कि जैसे मास जो है तो मास का कुछ ना कुछ तो यूनिट होता है। ठीक है, जैसे आप मार्केट से आलू जाते हो खरीदने, तो आलू 1 kg 2 kg 5 kg ऐसे आप खरीदते होंगे। ठीक, तो उसी टाइप से जैसे एटम जो होता है, तो एटम का यूनिट हम लोग एम में बात करते हैं। और ऐसा नहीं कि हम इसको किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, एटॉमिक मास इज द यूनिट ऑफ मास। ठीक है, दूसरा बात है इट इज गिवन बाय मास ऑफ 1 प्रोटॉन। मतलब एक प्रोटॉन के जो मास होता है इसी को हम लोग 1 ANU के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आप बात कीजिएगा कि मास ऑफ 1 प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का जो मास होता है 1.6727 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। अगर उसी टाइप से बात करोगे तो मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, इसका मास होता है 1.6750 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर आप बात कीजिएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। आप इसको ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। ठीक है, इसको 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करती है। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन यह अप्रॉक्स सिमिलर है। यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको ये दिख रहा है कि दोनों का मास क्या है, अप्रॉक्स सिमिलर है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये बात को समझ गए आप लोग। ठीक है, जैसे देखो डेसिमल के अगर 2 अंक तक देखते हैं तो 2 अंक तक दोनों क्या है, सेम। आगे देखेंगे बस थोड़ा सा क्या है, न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। और एक बात और लिख सकते हैं, मास ऑफ एक प्रोटॉन जो होता है 1837 इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के मास के तुलना में प्रोटॉन के मास जो होता है 1837 गुना क्या होता है, हैवियर होता है, भारी होता है। ठीक है, कोई कोई लोग इसको 1840 भी लिखते हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्स डेटा है तो लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं कि एटॉमिक मास जो होता है, ये तो हम आपको बताएं। अच्छा, एटॉमिक मास यूनिट जो होता है इसको ANU या यू से हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ 1 प्रोटॉन। एक प्रोटॉन का मास क्या होगा बच्चों, 1.67, 2 ही डिजिट तक लेते हैं, इंटू 10⁻24 ग्राम। और इसी को क्या बोला गया, 1 ANU, यानी मास ऑफ 1 ANU की चर्चा किया जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। एक बात और आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपको बताया गया था पिछले क्लास में एवोगाड्रोज नंबर के बारे में। ठीक है, आप जो है इसको 1/Na लिख देते हैं। ठीक है, ये ग्राम में होता है। तो ये भी वैल्यू जो होता है यह भी 1 AMU के इक्वल ही हो जाएगा। मतलब ये जो है इसको अगर रेसिप्रोकल ले लीजिएगा एवोगाड्रोज नंबर को,
तो ये जो है यहाँ ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि एक एएमयू जो होता है इसका वैल्यू कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। आप मास ऑफ वन न्यूट्रॉन भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है यह ऑलमोस्ट क्या है, ये सिमिलर है, ठीक है। अब हम लोग आगे जो है कुछ एग्जाम्पल पे देखते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम लिख रहे हैं सोडियम। बच्चों इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास नंबर 23 होता है, ठीक है। हमको क्या करना है कि इसका मास निकालना है, ठीक है। ये जो सोडियम एटम है इसका हम लोग मास को कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रोटॉन को कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं, न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करते हैं। आपको इतना तो आइडिया होगा ही होगा, ठीक है, कि कोई एक एटम है, ठीक है। इसको ऐसे नीचे जेड लिखते हैं और ऊपर हम लोग ए लिखते हैं। ये ए को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और ऊपर सॉरी जेड, मतलब ए बोला गया है, जेड है, जेड को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और ए को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, मास नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है नीचे जो एटॉमिक नंबर है यही प्रोटॉन के इक्वल होता है, तो यहाँ से प्रोटॉन कितना हो गया, 11 हो गया। या न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 11 होगा। और न्यूट्रॉन निकालना है तो इसको दोनों में से माइनस कर देते हैं। मास नंबर, ये देखो नीचे वालों को बोलते हैं एटॉमिक नंबर और ऊपर वाले को बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 12। तो बच्चों ये तो आपके पास ये सोडियम में प्रोटॉन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, ये आ गया। बट हमको ये समझना है कि इस सोडियम एटम जो है इसका मास कैसे निकलेगा, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि आप बताओ ये जो मार्कर है, ठीक है, इसका मास बताओ, तो तुम कहोगे कि सर इसको एक काम कीजिए ना, इसका जो जितने भी कंपोनेंट हैं सबको अलग अलग जो है तौल लीजिए, ठीक है, और वहाँ से मास आप बता दीजिएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि मार्कर को ले जाइए और इसको तौल के ले आइए, ठीक है, वहाँ से मास निकाल सकते हैं। तो उसी टाइप से ये जो सोडियम है, सोडियम एटम है, यह प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ये क्या है, न्यूट्रॉन, ये तीनों के मास को अगर हम ऐड कर देते हैं इसमें, तो इसका क्या आ जाएगा, ये सोडियम एटम के मास आ जाएगा। एक बात बताओ, तो आप इसको लिख सकते हो, एक प्रोटॉन के मास को 1 AMU कहते हैं, तो हम इसको लिख देते हैं ऐसे 11 AMU, ठीक है। और ऐसे इसको लिख देते हैं 12 AMU, अप्रॉक्स लिखते हैं, एक्यूरेट तो हो नहीं सकता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन के जो मास है, जैसे ये देखिए प्रोटॉन के जो मास है इसके तुलना में इलेक्ट्रॉन के मास जो है बहुत ही छोटा है, देखिए बहुत छोटा है, ठीक है। 1837 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। तो जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं आप मान लो कि आप आलू खरीदने का, ठीक है, और आलू खरीदने का तो एक पॉलीथीन भी देता है, ठीक है। आप 2 kg या 5 kg आलू लिए, ठीक है, तो पॉलीथीन के जो मास जो है उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है जो आलू के मास है, कोई सिग्निफिकेंट मात्रा में कोई ऐसा नहीं होता है जो कोई फर्क पड़ जाता है। बट आप जाते हो ज्वेलरी से गोल्ड खरीदने, जो गोल्ड खरीदना है आपको 5 ग्राम 10 ग्राम खरीदना है, और वह एक पॉलीथीन में दे गोल्ड को, तो आप तो उससे लड़ जाओगे, ठीक ना, बोलो ये क्या कर रहे हो भाई, ठीक ना, इसको चेंज करके दो, ठीक ना, ऐसे तो लो। तो सेम बात वही है यहाँ पे, वही आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन के जो मास है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के तुलना में नेग्लिजिबल है, ठीक है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो इसी कारण से हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लिजिबल, ठीक है। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम। तो इसका मास, ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है ये तो नेग्लिजिबल हो गया, तो दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को तुम ऐड कर दो, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, 11 AMU प्लस हो जाएगा 12 AMU, तुम इसको ऐड करोगे तो ये 23 AMU आ गया। एक बात बताओ, फिर से देखो यहाँ पे, ये जो 23 है, ये जो 23 आ रहा है, फिर से मास नंबर के इक्वल आ गया। पहले से हमको किसके बारे में जानकारी थी, ये मास नंबर के बारे में, मतलब एटम के एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में जानकारी था। बट इसके सहारे हम लोग क्या किया, यहाँ से इसका मास को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एक बात बताओ, इसको तुम ग्राम में भी तो चेंज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा देखो 23
और एक mu का वैल्यू कितना है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये जो आप ऐसा नहीं है कि AMU है तो इसको ग्राम में आप चेंज नहीं कर सकते हो, बिल्कुल आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। बच्चों एक बात बता दें आपको, ठीक ना, आपको मैं भी समझ में नहीं आया अभी, ठीक ना, बट अभी थोड़ा सा बस, जैसे अभी आप देखो तो ये जो सोडियम का जो मास है इसमें कौन कौन कंट्रीब्यूट किया है, प्रोटॉन के मास, इलेक्ट्रॉन के मास और न्यूट्रॉन के मास किया है, ठीक है। अब ये जो सोडियम का जो मास है इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है। आप अगर देखोगे तो न्यूट्रॉन का मास तो एक्यूरेट 12 तो नहीं है, 12 से थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा है। भले तुम इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर दिए हो लेकिन इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास है, ठीक है, थोड़ा सा ही मानते हैं बट थोड़ा सा तो मास है, ठीक है। तो तुम अगर इन तीनों को जोड़ोगे तो एक्यूरेट तो ये 23 नहीं आएगा, 23 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो एक हम कंसेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का, कि ये जो सोडियम एटम का जो फॉर्मेशन है ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऐड से हुआ है, ठीक है, इसको ऐड करने से हुआ है। तो जब इसका फॉर्मेशन हुआ है तीनों को मिलने से तो ये सोडियम एटम स्टेबल हो गया। जब ये स्टेबल हुआ है उस समय एक एनर्जी रिलीज हुआ है इसमें सोडियम से, उसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के नाम से जानते हैं। और वो जो बाइंडिंग एनर्जी जो है, कुछ एनर्जी रिलीज हुआ है, उसमें कुछ मास भी डिक्रीज किया है। तो मास कितना से डिक्रीज किया, तो मान लो ये 23 है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा था, अगर वो मास अगर डिक्रीज कर गया तो एक्यूरेट 23 पे आ गए होंगे। थोड़ा अगर ज़्यादा कर जाएगा मे भी हो सकता है 23 से थोड़ा सा और कम जाएगा, ठीक है। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि ये जो एटम के जो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के बारे में चर्चा करते हैं, और वहाँ से जो मास जो डिक्रीज किया उसको हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या कहते हैं उसको, मास डिफेक्ट। तो बस अभी तुम केवल ये जान के रखो, ठीक है, ऐसा होता है, बट आगे जो है हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो जो रेडियो एक्टिविटी जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में, जो मास डिफेक्ट, ये सब जो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। देखो तो थोड़ा सा और मान लो कि हम बात करते हैं एल्युमिनियम ले लेते हैं, 13 और 27 होता है। अगर इसमें प्रोटॉन की चर्चा किया जाए, इलेक्ट्रॉन की चर्चा किया जाए और न्यूट्रॉन की चर्चा किया जाए, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा 13, इलेक्ट्रॉन भी 13, और इसको तो माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 14, मतलब ये हो जाएगा 13 AMU। और इसको तो हम लोग ये क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, और ये हो जाएगा आपके पास 14 AMU। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ एल्यूमिनियम, फिर से ऐड हो जाएगा, बोलो 13 + 14 कितना हो जाएगा 27 AMU। देखो तो ये जो मास नंबर है, बस इसी में क्या लगा देना है AMU, और यही क्या हो जाएगा आपके पास, ये जो एल्युमिनियम एटम के मास हो जाएगा। और इसी को हम लोग एटॉमिक मास के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 23 AMU हो जाएगा। बताओ एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 27 AMU हो जाएगा। और तुम यही बात करते हो, ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ, मान लो फास्फोरस ले लेते हैं, तो फास्फोरस का मास नंबर कितना होता है 31, तो 31 क्या हो जाएगा AMU हो जाएगा। अगर मान लो एटॉमिक मास, तुम ऑक्सीजन एटम की बात करते हो, तो यह क्या हो जाएगा 16 AMU हो जाएगा। तुम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हो, तो यह क्या हो जाएगा 1 AMU हो जाएगा। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा
14 AMU हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम यहाँ पे H2O की बात करें, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन का जो होता है एटॉमिक मास 1 AMU होता है, लेकिन ऐसा ऐसा कितना है, 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 AMU। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 18N। तो हम लोग यहाँ एटॉमिक मास नहीं लिख के इसको क्या लिखेंगे, मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास ऑफ H2O, क्योंकि H2O क्या है, मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो बच्चों आई होप हमको लगता है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, देख लो। लोग आगे देखते हैं, टर्म है रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है इट इज रिलेटिव क्वांटिटी। ठीक है, रिलेटिव क्वांटिटी का मतलब क्या होता है पहले हम आपको समझा दें। ठीक है, इधर समझाते हैं। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ए है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, इसका मान लो मास है 5 kg और इसका मान लो मास है 20 kg। ठीक है, हम अगर लिखे कि मास ऑफ ए रिलेटिव टू बी, तो फिजिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि अगर हम ए के मास अगर निकालते हैं बी के रिस्पेक्ट में तो इसको हम लोग ऊपर रखेंगे, ये हो जाएगा 5 kg और ये क्या हो जाएगा 20 kg, इससे कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1/4। बट अगर हम ऐसे लिखें मास ऑफ बी अगर रिलेटिव टू ए बात करें तो बी के मास कितना है 20 kg और यहाँ कितना हो जाएगा 5 kg, ये कितना हो जाएगा 5। तो बस यही चीज यहाँ समझना है। यहाँ क्या आपको लिखा गया है देखिएगा, यहाँ आपको ये लिखा गया है कि इट इज रिलेटिव क्वांटिटी, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है रिलेटिव क्वांटिटी होता है, मतलब किसी के तुलना में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहा है देखिएगा कि इट रिप्रेजेंट्स हाउ हैवी एन एटम इज विथ रेस्पेक्ट टू क्या 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 क्या आइसोटोप्स। ठीक है, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से जानते हैं। यानी अगर आपको जैसे इसका तो हम फार्मूला बना ही देंगे, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, हम एक एग्जांपल यहाँ लिखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन की बात किया जाए तो हम लोग को क्या करना है नाइट्रोजन एटम के मास निकालना है। तो अभी हम आपको सिखाए हैं कि रिलेटिव क्वांटिटी होता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे मास ऑफ वन एटम ऑफ क्या नाइट्रोजन, और यहाँ क्या किसके तुलना में निकालेंगे इसके तुलना में। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ 1 C12 आइसोटॉप्स। ठीक है, तो अभी अगर आप देखते हैं तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन कितना बताया गया है 14 AMU बताया गया है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हो 1/12। और यहाँ देखो मास ऑफ 1 C12 आइसोटॉप्स है, कार्बन का 3 आइसोटॉप्स होता है, तो हम ये वाला ले रहे हैं। अगर इसमें निकालिएगा तो प्रोटॉन 6 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी कितना हो जाएगा 6, ये 6 AMU हो जाएगा इसका मास, इसका भी मास 6 AMU और ये हो जाएगा नेगलेक्ट। मतलब इसमें अगर इसका निकालते हैं एक एटम का मास का कितना हो जाएगा मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटॉप्स। तो आप इसको क्या लिख सकते हो बताओ 6 AMU प्लस 6 AMU, ये क्या हो जाएगा 12 AMU। तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे 12 AMU, तो दिमाग लगा देखो तो 12 से 12 कट जाएगा
ठीक है, और AMU से AMU कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 14, ठीक है। और एक बात और, एक इस पे आ रहा है यूनिट लेस, मतलब इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, किसका, रिलेटिव एटॉमिक मास का, ठीक है। तो एक बात और समझ लो, देखो कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 आइसोटॉप्स जो है ये वाला, अगर तुम इसको सॉल्व करते हो ये वाला, देखो यार 12 से 12 कट गया, यहाँ 1 बचेगा, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, मतलब 1 AMU, मतलब ये जो वैल्यू है इसको हम लोग एक AMU के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं, इसको आप एक AMU भी बोल सकते हो, ठीक है। तुम्हारे पास क्या क्या आ गया बताओ, कि 1 AMU किसके इक्वल होता है, तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन होगा। दूसरी बात क्या होगा, 1/Na हो जाएगा, किस में, ग्राम में होगा। तीसरी बात क्या आया, ये 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 आइसोटॉप्स, इसको भी हम लोग किसके नाम से जानते हैं, 1 AMU के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला हम लोग बना लेते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास अगर ये निकालना है तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन क्या हो जाएगा ये वाला 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटॉप्स। इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से जानते हैं, और आप इसको RAM भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो रहा ये आपके पास क्या है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। तो जैसे इसी टाइप से अगर बात करते हो तो जैसे हम एक बात और लिखते हैं, फिर से आते हैं, जैसे सोडियम पे अभी आपको बताया गया है मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, तो कितना बताया गया है, 23 AMU बताया गया है जस्ट। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, एटॉमिक मास के नाम से, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। बट अगर हम लिखें रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 23, बस इसमें यूनिट होगा, ये क्या होगा, विदाउट यूनिट होगा, ठीक है। तो इसी कारण से हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तुम किसी में भी निकाल सकते हो, इसमें भी निकाल सकते हो, किसी में भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर ये एटम है तो एटम के लिए हम लोग यूज करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अगर यहीं पे मॉलिक्यूल्स हो जाता, कोई मॉलिक्यूल्स, तो इसका नाम हो जाता है रिलेटिव मॉलिकुलर मास, ठीक है। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको बता सकते हो, ठीक है। और एक बात तो और आप लोग ध्यान रखिए, जैसे कोई बोले कि मान लो ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ये हम ऐसा लिख दें 14 AMU और इसको लिख दिए 14, तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। और ऊपर वाला इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। और एटॉमिक मास नहीं बोल सकते हो तो क्या बोल सकते हो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यही सब सारी बातें हैं इसमें, ठीक है। ये बात को आपको जानना है। अच्छा एक बात और बच्चों, एक बात बताओ, आपको बताया गया है कि ये जो है जैसे कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है और ऊपर वाला वो बोलते हैं मास नंबर। जैसे उसी टाइप से सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास नंबर 23 होता है। तो ये जो 23 है, अगर इसमें AMU लग जाए तो इसको एटॉमिक मास बोलते हैं, और ये AMU को हटा दिया जाए तो इसी को रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। तो हम ऐसा कमेंट नहीं कर सकते हैं कि मास नंबर, उसके बाद एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास आर सिमिलर, तो आप यहाँ लिख लेना, ठीक है, कि तीनों के तीनों क्या होता है, सिमिलर होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है। फिर हम लोग और बात करते हैं। अच्छा एक बात हो, आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि सर ये जो है इसी को 1 AMU क्यों लिया गया, ठीक है, इसको 1 AMU क्यों लिया गया, ठीक है, इसके बदले में, ठीक है। तो इसको हम समझाते हैं अलग अलग क्वेश्चन करके, ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है, फिर यहाँ से क्लियर हो जाएगा।
जो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो अभी हम करवाए हैं पीछे, इस पर थोड़ा सा आप लोग देख लो, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी अगर चाहे हो चाहोगे तो तुम दे सकते हो। ए नंबर 16 लिख देते हैं, बी नंबर 32 लिख देते हैं, सी नंबर 64 लिख देते हैं, डी नंबर ऑल लिख देते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करा कि इफ इंस्टेड ऑफ 1/12 जो है उसके बाद 1/6 इज टेकन एज स्टैंडर्ड वैल्यूज, देन न्यू एटॉमिक मास ऑफ सल्फर विल बी। जैसे मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अभी रिलेटिव एटॉमिक मास जो बताया गया है, यहाँ पे क्या बताया गया है, मास ऑफ 1 एटम, और यहाँ पे 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 आइसोटॉप्स, ये बताया गया है। तो अगर हम इसके जगह चेंज करते हैं वैल्यू को, तो एटॉमिक मास पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपको समझना है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग यही क्यों लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास लिखते हैं। फार्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर, तो सल्फर की बात हो रही है। यहाँ क्या लिख सकते हो, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटॉप्स, ये हो गया। इसको एक काम करते हैं, ये जो है इसको मास नाम देते हैं ओल्ड, मतलब ये ओल्ड मास है, ठीक है। इसका एम का मतलब मास बोल देते हैं, और अभी हम ऐसे बोल देते हैं, यहाँ उधर जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास, यहाँ लिख देते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर, और इसके जगह क्या यूज किया गया है, 1/6, तो 1/6 इंटू हम ऐसे लिख देते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटॉप्स। ये जो वैल्यू है ये वाला, इसको हम मास न्यू नाम देते हैं, न्यू मतलब ये न्यू मास है, और ये वाला आपके पास क्या है, ओल्ड मास है। तो इसको एक काम करते हैं, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर, आपको पता है कि सल्फर का मास नंबर 32 होता है, 32 में हम लोग AMU लगा देते हैं, ठीक है। और इसको एक काम करते हैं, ये वाला जो है, या इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, और तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सल्फर, और इसको चेंज कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, ये 12 है ना, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको ऐसे 1/2 इंटू 1/6 कर देते हैं, और यहाँ कर देते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटॉप्स। एक बात बताओ, तुम अगर ढंग से देखोगे ये वाला इतना, इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, मास न्यू के नाम से जानते हैं। और इसका जो मास है, पुराना वाला मास कितना है, 32 है सल्फर का, क्योंकि सल्फर का मास नंबर 32 होता है, तो ये इधर चला जाएगा, यानी मास न्यू कितना आ जाएगा, 32 इंटू 1/2, मतलब कितना हो जाएगा, 16। यानी कहने का मतलब ये है कि तुम अगर ये वैल्यू को चेंज कर दोगे तो मास भी क्या हो जाएगा, मतलब एटॉमिक मास ये सब क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, मतलब इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16, ठीक है। यही काम किया है, तो इसी कारण से इस वैल्यू को फिक्स किया गया है कि इतना ही मान के चल रहा है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आप समझो, दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें कि आप 1/12 की जगह कितना यूज करोगे, 1/4 यूज करोगे, ठीक है। तो फिर से तुमको यही काम करना होगा फिर से। तो हम थोड़ा शॉर्टकट इसको सॉल्व करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ पोटेशियम, और 1/12, इतना आप समझ जाइएगा, ये वाला हम यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। बट अभी क्या करना है कि इसके जगह 1/4 कर देना है, ठीक है। तो ये वाला अलग से हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या करो,
ऊपर वाला कुछ जैसे है वैसे रहने दो। मास ऑफ वन एटम ऑफ पोटेशियम, और इसको जो हम ऐसे कर देते हैं 1/3 और 1/4, इसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब 1/12 हो जाएगा। और ये जैसे हम वैसे रख देते हैं। और इसका कितना होता है, एटॉमिक मास 39 होता है। और ये वाला जो टर्म है इसका मास हम लोग न्यू नाम दे दिए। और ये वाला मास क्या था, इसका ओल्ड था। एक बात बताओ, यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, मास अगर न्यू निकालोगे तो इधर चला जाएगा 39 और 1/3, मतलब कितना हो जाएगा 13। यानी तुमको समझ में आ गया है, ठीक है, कि अगर हम लोग ये वैल्यू को चेंज करेंगे तो अपने एटॉमिक मास भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, ठीक है। इसमें भी सेम हम लोग वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी उसी टाइप से ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका देखते हैं करके इसका सॉल्यूशन। लिखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ आयरन, और यहाँ पे क्या लिखते हैं 1/12। ये तो समझ रहे हो, ये तो फिक्स सही है, ठीक है, ये वाला वैल्यू। अब क्या करना है कि इसके जगह 1/3 यूज कर देना है। इसको हम लोग मास क्या देते हैं, ओल्ड नाम दे देते हैं। तो ये सब सेम रहेगा, मास ऑफ वन एटम ऑफ आयरन, और इसको हम ऐसे कर देते हैं 1/4 और 1/3, 1/12 हो गया। और ये तो इसको क्या नाम दे दिया जाएगा, और इसका ये होता है 56, ये मास न्यू हो जाएगा। तो अगर मास यहाँ से तुम न्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 56, मतलब कितना आ जाएगा 14। तो बच्चों आपको एक बात तो समझ में क्लियर आ गया कि अगर ये वैल्यू को अगर आप चेंज करते हो, ये वैल्यू को इसको, तो उसका एटॉमिक मास भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी तो ये फिलहाल इसको आप क्या करो, नोट करो, ठीक है। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। इसको और हम लोग आगे बात करते हैं और आगे देखते हैं आगे और क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है। नोट कीजिए बच्चों, थोड़ा हम लोग समझते हैं आगे, ठीक है। हम लिखते क्या है, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम कितना पर है, 23 AMU पर है। इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, एटॉमिक मास के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरी चीज पढ़ते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। सोडियम के रिलेटिव अगर एटॉमिक मास हो जाएगा तो ये हो जाता है 23, ठीक है। बच्चों हम लोग ऐसे लिखते हैं, मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ सोडियम। बताओ एक सोडियम के एक एटम का मास कितना है, 23 AMU है। तो बताओ दो एटम का मास कितना हो जाएगा, 2 × 23 हो जाएगा। तीन एटम का मास कितना हो जाएगा, 3 × 23 हो जाएगा। उसी टाइप से एक मोल की बात किया जाए तो बच्चों एक मोल में कितना पार्टिकल्स होता है, Na पार्टिकल्स होता है। तो एक मोल में Na एटम्स होगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 23 AMU इंटू क्या हो जाएगा Na। एक बात बताओ, तुम यहाँ से भी देख सकते हो 23 हो जाएगा 23। अभी अभी बताया है एक AMU जी क्या होता है, 1/Na होता है। और ये जो है ये किस में होता है, ग्राम में होता है। और ये हो जाएगा Na, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 23 ग्राम हो जाएगा। यानी सोडियम के एक मोल एटम की मास की बात किया जाए या कितना होगा 23 ग्राम होगा। पर सोडियम के अगर एक एटम देखोगे तो एक एटम इतना छोटा होता है कि आप इसको नेकेड आई से देख नहीं पाते हो। बट सोडियम के अगर एक मोल की बात करोगे तो एक मोल का मतलब 23 ग्राम हो गया। 23 ग्राम मतलब इतना लगभग होगा, इतना बड़ा एक स्टोन टाइप का होगा, ठीक है। किसी को मारोगे तो सर फट जाएगा, ठीक है। पर सोडियम के एक एटम के मास से मारोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक ना। तो यही चीज़ है। अब दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। एक बात बताओ, आपको केवल बेवकूफ़ बना रहा है, कभी
एमयू लगा दे रहा है, कभी एमयू को हटा दे रहा है, कभी ग्राम लगा दे रहा है। देखो ना सोडियम का मास नंबर कितना है, 23 है। तो 23 में एमयू लग गया, इसी का नाम एटॉमिक मास हो जाएगा। इसको हटा देगा, यह क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा। 1 मोल की बात करोगे बस उसमें ग्राम लगा दोगे, 1 मोल की बात हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर देखते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ आयरन की बात किया जाए, कितना हो जाएगा, 56 एमयू हो जाएगा। बट अगर रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आयरन की बात की जाएगा तो 56 हो जाएगा। अच्छा, इसी को ऊपर वाला को हम लोग एटॉमिक मास के नाम से जानते हैं। बस मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ आयरन की बात किया जाए, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 56 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। उसी टाइप से अगर तुम आगे देखते हो और भी किसी पे भी निकाल सकते हो, जैसे हम लिखें मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना हो जाएगा, 14 एमयू हो जाएगा। इसी को हम लोग एटॉमिक मास के नाम से जानते हैं, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन की बात कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और मास ऑफ 1 मोल एटम ऑफ सोडियम नाइट्रोजन बोलिएगा तो 14 क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और भी देखते हैं और 2 एग्जाम्पल। हम ऐसे बोले, आपके पास यहाँ लिखा गया H2O, ठीक है, ऐसे H2O लिखा गया। तो बच्चों H2O क्या है, क्या हम ऐसे लिख दें मास ऑफ 1 एटम लिखे कि मॉलिक्यूल्स लिखे, तो आपको तो इतना तो आइडिया है कि इसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, H2O। तो बस इसका मास नंबर को क्या कर दो, ऐड कर दो। हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है, 1 होता है, लेकिन 2 है तो इसको लिख दो ऐसे 2Nu प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 क्या हो जाएगा Amu। तो तुम ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 18 Amu। तो ये जो 1 मॉलिक्यूल्स है इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिकुलर मास। क्या बोलते हैं इसको, मॉलिकुलर मास। मतलब मॉलिकुलर मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा 18 Mu हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास नहीं बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव मॉलिकुलर मास बोलेंगे। तो रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ H2O तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 18 हो जाएगा। और 1 मोल की बात किया जाए, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। फिर से बच्चे लोग इतना नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। एक बात बताओ, वाटर के जो होता है जैसे 1 मोल का तो वैल्यू पता है, ये Na होता है, Na का वैल्यू कितना होता है 6.02 × 10 के पावर 23 होता है। तो 18 ग्राम जो वाटर है उसमें कितना पार्टिकल्स मिलेगा 6.02 × 10 के पावर 23। क्या आप ऐसे गिन सकते हैं, काउंट तो नहीं कर सकते हैं। कोई आपको बोले कि 1 मोल वाटर लिया हो तो तुम क्या करो, उसको 18 ग्राम वजन करके वाटर दे दो, कितने के इक्वल हो जाएगा 1 मोल, और 1 मोल में कितना हो जाएगा 6.02 × 10 के पावर 23 हो जाएगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, मास ऑफ 1 आयन ऑफ, हम ऐसे लिखते हैं NH4+। NH4+ को हम लोग आयन के नाम से जानते हैं। तो देखो नाइट्रोजन का मास नंबर 14 और एक हाइड्रोजन का एक होता है, इसी से 4 है, तो 14 Mu प्लस क्या हो जाएगा 4 Mu, मतलब कितना हो जाएगा 18 Mu। बट आप एक क्रॉस एग्जामिनेशन करोगे, क्वेश्चन करोगे कि सर ये तो एटॉमिक मास यूनिट, ये तो एटम के लिए डिफाइन है, आप ये मॉलिक्यूल्स पे लगा रहे हैं, आयन पे लगा रहे, पागल की तरह कुछ कर रहे हैं। तो आप देखोगे पीछे करके वीडियो को पॉज करके,
आपको लिखा गया रिलेटिव एटॉमिक मास जो है उसको या तो एम से रिप्रेजेंट करते हैं और यू से ही करते हैं। आप इसके जगह पे यू भी लिख सकते हो। यू का मतलब होता है यूनिफाई मास। लो भाई खुश हो जाओ, क्यों लिखोगे यू यू लिख लो, ठीक है। तो यही हो गया, ठीक है। और दूसरा रिलेटिव आयोनिक मास ऑफ NH4 प्लस, ये सिंपल क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। और मास ऑफ 1, यहाँ मॉलिक्यूल्स नहीं बोल के मास ऑफ 1 मोल आयन ऑफ NH4 प्लस बोल देंगे, या कितना हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग समझे, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गया, देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से मास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है वह इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। तो अभी अभी आप पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन के मास को तो हम लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, तो इसी कारण से इसके मास पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग इतना ही जो है करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, बढ़िया से। और दिक्कत होती है एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके जो है अच्छे से कॉपी नोट्स, ये जो है कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाओ, ठीक है। और अगले क्लास में हम लोग बात करते हैं मोलर मास के बारे में कि मोलर मास क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मोल से रिलेटेड कैलकुलेशन जो होता है कैसे होता है, जो कोई मास दे देगा उसमें मोल कितना होगा, नंबर ऑफ एटम कितना होगा, पार्टिकल्स कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, चार्ज कितना होगा, इन सब सारी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लो।